हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल का 7th पेपर का 3rd यूनिट का 2nd टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय समाज का पुस्तकीय एवं क्षेत्र आधारित परिप्रेक्ष्य का समन्वय। इसके अंतर्गत हम पुस्तकीय और क्षेत्र आधारित जो उपागम हैं उन दोनों का अर्थ और महत्व का अध्ययन कर चुके हैं और शास्त्रीय और क्षेत्र आधारित जो दृष्टिकोण है उन दोनों में अंतर संबंध का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम अध्ययन करेंगे इरावती कर्वे का जो है पुस्तकीय और क्षेत्र आधारित परिप्रेक्ष्य के उनका समन्वय किस प्रकार किया है इन्होंने भारतीय समाज का। इरावती कर्वे का सबसे पहले हम जीवन चित्रण संक्षिप्त में पढ़ लेते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। इरावती कर्वे का जन्म 1913 ईस्वी में महाराष्ट्र के एक प्रबुद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने एमए बम्बई विश्वविद्यालय में बीएस गुरिये की सानिध्य में किया था और अपना शोध कार्य उन्होंने जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर यूजेन फिशल के निर्देशन में किया था। शिक्षा समाप्ति के बाद जो है 1939 में 39 से लेकर 1970 तक अपनी मृत्यु तक इरावती कर्वे पूना के विश्वविद्यालय डेक्कन कॉलेज के स्नातकोत्तर विभाग एवं शोध संस्थान में कार्यरत रहीं। मराठी में भी उन्होंने जो है अपनी अनेक पुस्तकें लिखी और महाभारत पर लिखी गई उनकी अंतिम मराठी रचना युगांतर के लिए उन्हें साहित्य अकादमी तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस पुस्तक का उन्होंने 1970 ईस्वी में अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ। कर्वे एक अग्रणी महिला समाजशास्त्री होने के साथ साथ साहित्यकार भी थी। इरावती कर्वे को पुस्तकीय और क्षेत्र आधारित परिप्रेक्ष्यों का समन्वय रखने वाले विद्वानों में से एक माना जाता है। उन्होंने भारतीय जनसंख्या में प्रजातीय तत्व, जाति की उत्पत्ति, ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों के अध्ययन, नातेदारी व्यवस्था, निर्जातीय समूह, पश्चिमी भारत की प्रादेशिक संस्कृति की विशेषताओं का जो अध्ययन किया है उनमें पुस्तकीय और क्षेत्र आधारित परिप्रेक्ष्यों का समन्वय स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। धर्म ग्रंथों को आधार मानकर सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन करना उनकी विशेष शैली रही है। इरावती कर्वे की दो प्रमुख जो हैं कृतियां हैं, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया 1953 और दूसरी है हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन जो है 1961 में लिखी उन्होंने। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे इरावती कर्वे का भारतीय समाज का विश्लेषण का, कि इन्होंने हमारे भारतीय समाज का पुस्तकीय और क्षेत्र जो परिप्रेक्ष्य हैं उन दोनों में किस तरह से समन्वय स्पष्ट किया और इन दोनों दृष्टिकोणों में अंतर संबंध किस प्रकार से था। तो इरावती कर्वे की पुस्तक थी भारत में बंधुत्व संगठन, अखिल भारतीय स्तर पर नातेदारी व्यवस्था में अध्ययन की पहली मौलिक रचना है। उन्होंने संपूर्ण भारत को 4 विशाल क्षेत्रों में बांटकर नातेदारी का अनुभविक अध्ययन किया है। यह प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार है: उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और पूर्व क्षेत्र। इरावती कर्वे ने अपने अध्ययन में यह पाया कि इन क्षेत्रों में नातेदारी व्यवस्था भिन्न भिन्न रूप रखती है। इसका स्पष्टीकरण उन्होंने भौगोलिक क्षेत्र तथा भाषा प्रदेश और नातेदारी के प्रतिमानों के परस्पर संबंध के आधार पर किया। कहीं पितृवंशीय परंपरा है तो कहीं मातृवंशीय है। इसी प्रकार नातेदारी शब्दावली में भी अंतर पाए जाते हैं। विवाह के नियमों की जो है दृष्टि से भी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्नताएं हैं। उनके अनुसार उत्तरी क्षेत्र में अधिकांश पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। ये परिवार पितृवंशीय और पितृस्थानीय भी हैं। एक वंशीय बहिर्विवाही समझे समूहों की संख्या लगभग कम है, लेकिन दक्षिण क्षेत्र में पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय, पितृस्थानीय परिवारों की प्रधानता तो बहुत है, परंतु सार्वभौमिकता नहीं है। इस क्षेत्र के ऐसे भी हिस्से हैं जिसमें ऐसे समुदाय निवास करते हैं जो मातृवंशीय एवं पितृस्थानिक यानी मातृस्थानीय हैं। इसी प्रकार दक्षिणी क्षेत्र में एक वंशीय बहिर्विवाही गोत्रों की ही सार्वभौमिकता है। पितृवंशीय समुदायों में
पितृवंशीय गोत्रों तथा मातृवंशीय समुदायों में मातृवंशीय गोत्रों की परंपरा है। विवाह के नियमों को लेकर उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में स्पष्ट भिन्नताएं पाई जाती हैं। उत्तरी क्षेत्र में सपिंड विवाह का निषेध है। इसी प्रकार बिलिंग सहोदरज यानी ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच में विवाह की स्वीकृति नहीं है। इस क्षेत्र में कन्या विनिमय द्वारा विवाह नहीं किया जाता। गांव के बाहर उनका ही जो है आमतौर पर प्रचलन है। इस बात को भी अधिमान्यता दी जाती है कि प्राय विवाह परिचित परिवारों के बीच ही किया जाए या ऐसे परिवारों के बीच विवाह की पुनरावृत्ति होती रहती है। दक्षिण क्षेत्र में सपिंड विवाह निश्चित लागू नहीं है। वहाँ चाचा भतीजी विवाह अधिमान्यता की श्रेणी में है। इसी भांति ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह को भी अच्छा माना जाता है। दो परिवार परस्पर कन्या विनिमय द्वारा भी विवाह कर सकते हैं। दक्षिण में अपरिचित परिवारों में विवाह का चलन अधिक है। एक गांव के भीतर ही विवाह का कोई आपत्ति नहीं है। उत्तरी क्षेत्र में उत्तराधिकार का नियम एक रैखिक है। पितृवंशीय होने के कारण पिता से बड़े पुत्र को और पुत्र से उसके बड़े पुत्र को और इसी तरह आगे भी उत्तराधिकार जो है मिलता रहता है। दूसरी ओर दक्षिणी क्षेत्र में पितृवंशीय समुदाय एवं मातृवंशीय समुदाय दोनों हैं। इसलिए उत्तराधिकार के नियम भी इन दोनों नातेदारी व्यवस्थाओं के अलग अलग है। पितृवंशीय नातेदारी समूहों में उत्तराधिकार पीढ़ी क्रम के अनुसार प्राप्त होता है, परंतु मातृवंशीय समूहों में जैसे केरल के जो है नायरों में उत्तराधिकार कालक्रम के अनुसार है, अर्थात वहाँ उपयुक्त उत्तराधिकारियों में से जो आयु में बड़ा है उसको उत्तराधिकार मिलेगा। जैसे पुरुष उस छोटे भाई को या बहन के पुत्र को जो भी आयु में बड़ा हो उसे ही उत्तराधिकार मिलेगा। इस भांति मातृवंशीय परिवारों में उत्तराधिकार प्राय पुरुषों को ही मिलता है। अंतर बस जो है इतना है कि वह एक पुरुष से उसके पुत्र को मिलने की बजाय उसके छोटे भाई को मिलेगा या उसकी बहन के पुत्र को मिलेगा, जो भी आयु में दोनों में से बड़ा होगा। उत्तरी क्षेत्र में पुत्री और पुत्रवधू के व्यवहार करने के मापदंड अलग अलग हैं। इसी प्रकार पुत्री की ससुराल में खाने पर या उसकी यहाँ से कोई उपहार लेने पर प्रतिबंध है। साधारणतया माता पिता पुत्री के पति गृह पर नहीं जाते हैं। दक्षिण क्षेत्र में पुत्री और पुत्रवधू के लिए एक ही आचार संहिता है। वहाँ पुत्री के ससुराल में माता पिता के जाने, खाने और कुछ लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उत्तरी क्षेत्र में रक्त संबंधियों, विवाह संबंधियों के अलग अलग क्षेत्र संबोधन हैं, अलग अलग से यानी संबोधन शब्द हैं। इसी प्रकार पीढ़ी क्रम आधार पर भी नातेदारी की शब्दावली अलग अलग हैं। एक पीढ़ी के लिए प्रयोग किया जाने वाला संबोधन दूसरी पीढ़ी के नातेदार के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। दक्षिणी क्षेत्र में रक्त संबंधियों और विवाह संबंधियों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है। इसी प्रकार वहाँ आयु क्रम पर आधारित शब्दावली पाई जाती है। उदाहरण के लिए जैसे एक व्यक्ति की नातेदारी शब्दावली हम जानना चाहें तो उसे केंद्र में रखकर उसके नातेदारों को दो भागों में यानी विभाजित करेंगे। एक तो वे आयु में जो उससे बड़े हैं और दूसरे वे जो आयु में उससे छोटे हैं। आयु में बड़े नातेदारों को व्यक्त करने वाला एक शब्द होगा तो आयु में छोटे के लिए दूसरा, यानी बिना इस बात की परवाह किए कि पीढ़ी में बड़े हैं या छोटे, इसके जो है उनका आयु के हिसाब से उनका जो है बांट देते हैं दो भागों में। वहीं उनकी दूसरी पुस्तक थी रावती कर्वे की, वो है हिंदू समाज में। तो कर्वे ने जाति व्यवस्था का विश्लेषण किया है इसमें, जिसमें एक ओर भारतीय संस्कृति साहित्य का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है, दूसरी ओर जातियों से संबंधित समकालीन समाजशास्त्रीय और मानव शास्त्रीय आनुभविक अध्ययन
सामग्री का भी व्यापक प्रयोग किया गया है। जाति के इतिहास को कुरेदने के साथ साथ कर्वे ने भारतीय समाज के समकालीन स्वरूप एवं सांप्रदायिकता, जातिवाद, आरक्षण व्यवस्था, अस्पृश्यता, समाज में महिलाओं का स्थान, ग्रामवासियों नगरों को पलायन इत्यादि यानी सामाजिक समस्याओं का भी विस्तृत विवेचन उन्होंने किया है। लोकगीतों, कथाओं, महाकाव्यों का प्रयोग करके वो एक और कर्वे ने पुस्तकीय परीक्षण का प्रयोग किया है, जबकि समकालीन सामग्री का विश्लेषण करके क्षेत्र आधारित परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करके इन दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। तो इरावती कर्वे ने इस बात पर बल दिया है कि भारतीय संरचना के 3 प्रमुख स्तंभ हैं: जातीय व्यवस्था, संयुक्त परिवार तथा ग्रामीण समुदाय।